मेरा जो बचपन था या लड़कपन था उस वक़्त दो चीज़ें जो थीं वो बड़ी अहम थीं। एक उस वक़्त फ़िल्म और दूसरा रेडियो जो है। ठीक। क्योंकि रेडियो के ज़रिए से आपको आगाही होती थी, रिक्रिएशन का ज़रिया भी आपका रेडियो था, वहाँ ड्रामे आते थे, अवेयरनेस का ज़रिया भी था। तो लामहला बात है कि मैंने तो अब लाहौर रेडियो स्टेशन को, ये आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी एक तारीखी हैसियत है। बिल्कुल। तो इसमें आके मुझे एक तो खुशी हुई है, दूसरा मेरी लर्निंग हुई है, मुझे बेशुमार चीज़ें नई जानने का मौका मिला है। धरती के बारे में जितना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो धरती के वसनीक में होती है, वो आप में नहीं होती। आप तो नौवारिद हैं, बाहर से आप जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी एक यानी मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, या एक आला लेवल की वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप धरती और धरती के वसनीक का पूरा कल्चर, पूरी सकाफत, लोगों की बूदोबाश, लोगों का रहन सहन, लोगों की मुआशी हालत, लोगों के मसाइल के बारे में, इन मसाइल का आप अहाता नहीं कर लेते ना, उस वक्त तक बहरहाल आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। मुशाहिदात के बगैर तो आप लिटरेरी वर्क कर ही नहीं सकते। तजर्बात तो मुशाहिदात जब इकट्ठे होते हैं ना तो तख्लीक का अमल शुरू हो जाता है। शायरी को मैं महज शायरी बराए शायरी नहीं करता। मेरा हमेशा जो मकसद रहा है ना वो ये है कि शायरी हो या नसर हो, इसके ज़रिए से कोई ना कोई मैसेज दिया जाए। ज़बरदस्त। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के और ख़ुसूसी वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेज़बान प्रोड्यूसर सज्जाद परवेज़। सामने नाज़रीन, आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अदबी लिहाज से कई मानों में मारूफ़ हैं। कॉलम निगार हैं, शायर हैं, इसके अलावा ख़ास तौर पर रूहानियत पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अगरचे इनका शुमार पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में भी होता है, लेकिन आज हमने इनको दावत दी है, इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके अदबी कारनामों के हवाले से, अदबी मैदान में जो इन्होंने शनाख्त बनाई है। पाकिस्तान के नुमायाँ कॉलम निगारों में इनका शुमार होता है। नाम है इनका शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से 3 किताबें हमारी इस टेबल पर मौजूद हैं, कलाम शफ़क़त, जाग और भूलनहार। शफ़क़त साहब, मैं आपको रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सज्जाद साहब, बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इज़्ज़त अफसाई दी और मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात भी हुई और आपके तवस्सुत से जो है वो पाकिस्तान की आवाम से भी बातचीत होगी। जी बिल्कुल। शफ़क़त साहब, पहले तो ये फरमाइए, रेडियो पाकिस्तान आना और हमारा मेहमान बनना कैसा लगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये जो लम्हे गुजर रहे हैं मेरे लिए तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, चूँकि जब मेरा जो बचपन था या लड़कपन था उस वक़्त दो चीज़ें जो थीं वो बड़ी अहम थीं। एक उस वक़्त फ़िल्म और दूसरा रेडियो जो है। ठीक। क्योंकि रेडियो के ज़रिए से आपको आगाही होती थी, रिक्रिएशन का ज़रिया भी आपका रेडियो था, वहाँ ड्रामे आते थे, अवेयरनेस का ज़रिया भी था। तो लामहला बात है कि मैंने तो अब लाहौर रेडियो स्टेशन को, ये आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी एक तारीखी हैसियत है। बिल्कुल। तो इसमें आके मुझे एक तो खुशी हुई है, दूसरा मेरी लर्निंग हुई है, मुझे बेशुमार चीज़ें नई जानने का मौका मिला है। जैसे आपने बताया है कि ये बिल्डिंग जो है वो 1964 में बनी है। फिर आपने ये भी बताया कि 1937 में रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ हुआ, ये लाहौर में जो आगाज़ हुआ। फिर आपने ये भी बताया कि जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो 3 जो रेडियो स्टेशन थे, बिल्कुल, हाँ, उनमें एक पेशावर था, एक लाहौर था और एक ढाका था। जी बिल्कुल। इसके अलावा मुझे एक नई जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, एक पियानो जो है वो 1809 का है। जी, हमने प्रिजर्व किया। देखे ना, वो पता नहीं कहाँ से होता हुआ, तो आज भी वो असली हालत में मौजूद है। यानी मैंने उसको, वो कि मैं स्किल वाइज एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपने प्ले करके देखा, प्ले मैंने करके मुझे बड़ा एक रूहानी सुकून मिला है। क्योंकि म्यूज़िक जो है ना, आपको पता ही है कि म्यूज़िक इंसान की सरिश्त में है। म्यूज़िक, सही फरमा रहे हैं, म्यूज़िक इंसान सुन के एक यादों में भी गुम हो जाता है, नॉस्टैल्जिक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, फिर कैफियत में चला जाता है, लुत्फ़ सरूर की कैफियत।
तो इस लिहाज से मेरा तो यहाँ आना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपका मशकूर हूँ। शफकत साहब, हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के सामईन और नाज़रीन के लिए। शफकत साहब, वो हमारे सामईन और नाज़रीन जो आज पहली मरतबा आपको रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफ़ोन के ज़रिए सुन रहे हैं और कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं, उनके लिए मुख्तसर कि शफकतुल्लाह मुश्ताक कहाँ से ताल्लुक़, कहाँ पले बड़े, थोड़ी सी। मैं बुनियादी तौर पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबा टेक सिंह है, वहाँ एक पीर महल जगह है, तो वहाँ हमारा गरीब खाना है। मेरी इब्तदाई जो एजुकेशन है 10th क्लास तक वो पीर महल हाई स्कूल की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से की और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मेरी जो है वो मास्टर है। तो फिर जॉब में आ गए, जॉब में घूमते फिरते रहे। उसमें मेन जो पोस्टिंग्स हैं मेरी, वो आगाज़ मैंने खानेवाल से किया, ठीक, और खानेवाल के बाद मैं फैसलाबाद रहा हूँ, साहिवाल रहा हूँ, सरगोदे रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर भी रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर भावनगर भी रहा हूँ, और अभी 4 साल जो है वो मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मैंने यहाँ लाहौर भी काम किया है माशाल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पे तो मेरी जो है ना ज़िंदगी के मेन जो आस्पेक्ट हैं। इसके अलावा मैं शायरी चूँकि बचपन से ही, हम जिस इलाका से के हैं वहाँ जैसे वो मैंने पीर महल का लफ्ज़ बोला है तो पीर महल के लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो हमारी सूफिया की धरती है। जी बिल्कुल। अब सूफियों की जो भी धरती होती थी ना, वहाँ मेले होते थे। अच्छा, जो मेला है उस वक्त बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ थी, रिक्रिएशन थी, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी होती थी, सपोर्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। फिर ये था कि सूफी वहाँ का आइडियल बन जाता था। इस लिहाज से लोग बज़ाहिर कोई इतने बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ एक तदब्बुर था और फ़िक्र था। और वो क्यों था कि वो कुछ पढ़ें और कुछ पढ़ें या न पढ़ें, उन सूफिया के अशार जो थे वो लाजमी याद कर लेते थे। और मैंने अक्सर देखा था कि जब कोई गुफ्तगू करता था तो अपनी गुफ्तगू को मुस्तनिद बनाने के लिए उनका सहारा लेता था अशार का। जिस तरह वारिस शाह है, जिस तरह मियां अली हैदर मुल्तानी है, हज़रत सुल्तान बाहू है, बुल्ले शाह है, बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद। अब ये वो सूफी शायर थे जिन को लोग आइडियलाइज करते थे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हमें आगाज़ में जो है वो शायरी से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उस वक़्त की जो ग्रूमिंग थी ना एज ए तालिब इल्म, वो भी इंतहाई डिफरेंट थी। वो इसलिए कि उसमें आपको स्पोर्ट्स भी करवाई जाती थी, लेकिन साथ साथ ना आपको जो है ना आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, ग्रूम अप करने के लिए आपको ये तकरीर के मौके भी दिए जाते थे। स्कूल में बज़्म अदब का पीरियड होता था। बैतबाजी जो थी, हाँ, वो बड़ा अहम, असल हाफ़ज़ा भी और विकेबलरी भी। अब बैतबाजी में मुझे याद है कि अल्लामा इकबाल को हमने बड़े अशारियात किए हुए थे, गालिब के, मीर तक जो असातिज़ा में शुमार होते थे। शफकत साहब, ज़्यादा हम गुफ्तगू आपकी अदबी मैदान में ही करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का शुमार इस वक्त पंजाब के सीनियर सिविल ऑफिसर्स में होता है, तो इस शोबे को आपने बाय चॉइस चुना या बाय चांस चुना था? असल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, सबसे पहला तो ये बहरहाल मेरे वालिद साहब का ख्वाब था। ठीक। हाँ, उनके यहाँ ये था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ना आप एक तो सोशल वर्क भी कर सकते हैं, दूसरा आप सोशलाइज हो जाते हैं, सोसाइटी में आपकी रिकग्निशन हो जाती है। आप अगर मेहनत करेंगे और जेन्युइनली बिहेव करेंगे ना तो आपका एक नाम होगा। बिल्कुल ठीक। यही वजह थी कि उनका ये था कि मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ। तो अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि हमने नौकरी का आगाज़ तहसीलदार से किया है, और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। क्योंकि सिविल सर्विस की जो सबसे अहम पोस्ट है ना वो डिप्टी कमिश्नर की है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में अपनी नौइयत का एक हेड होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, वो अगर चाहे ना तो उस इलाके के बड़े काम कर सकता है, जिसमें ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जो है उसको एड्रेस किया जा सकता है। फिर सोसाइटी हमारे जो, जिस तरह मैं राजनपुर हूँ, अब राजनपुर जब हम गए थे वहाँ बेहतरीन तरीका ये है कि आप सोसाइटी के जो लोग हैं ना, लोगों को एक्सेस दें, लोगों में जाएं और अपनाइयत का इजहार करें, ऑन बोर्ड। हाँ, उसका होता ये है कि एक तो आपको वहाँ के मसाइल जानने का इत्तेफाक होता है, क्योंकि धरती के बारे में जितना बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो धरती के वसनीक में होती है, वो आप में नहीं होती। आप तो नौवारिद हैं, बाहर से आप जा रहे हैं,
और एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी एक यानी मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, या एक आला लेवल की वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप धरती और धरती के वसनीक का पूरा कल्चर, पूरी सकाफत, लोगों की बुदोबाश, लोगों का रहन सहन, लोगों की माशी हालत, लोगों के मसाइल के बारे में, इन मसाइल का आप अहाता नहीं कर लेते ना, उस वक्त तक बहरहाल आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो होगी आपकी पेशेवराना खिदमात के हवाले से। अदब की तरफ हम आते हैं। आप शायरी भी करते हैं और उर्दू में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, कॉलम निगारी भी करते हैं, यानी आपका शुमार उन अदबी शख्सियात में होता है जिनको नसर और नज़म दोनों पे यकसा महारत हासिल है। तो पहले आपने अदबी मैदान में आपने बताया कि शायरी का आगाज़ स्कूल के वक्त से किया, नसर की तरफ कब राग़िब हुए आप? अगर मैं जब बहरहाल तालिब इल्म था ना, उस वक़्त भी मैं एक एक दो दो सफ़े लिखता था। और आपको पता है कि अदीब हो या शायर हो, सबसे पहले जब उसके यहाँ एक तख्लीक का अमल होता है तो वो जो तख्लीक के नतीजे में चीज़ सरफेस पे आती है ना, सबसे पहले वो अपने आप को सुनाता है। अगर वो उसमें समझे कि कोई अट्रैक्शन है और वो खुद बल्कि उसको मज़ा आए, तो फिर वो समझता है कि ये प्रेजेंटेबल है। ठीक। तो मैं नसर में भी समझता था, जब मैं कुछ लिखता था तो मैं समझता था कि ये लोग सुन के उनमें दिलचस्पी पैदा होगी, अच्छा लोग मैसेज लेंगे। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि बहरहाल चूँकि मैंने एक तो मैं अब समझता ही हूँ कि मेरी एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, दूसरा मैं अपना तजर्बा अपना समझता हूँ कि तजर्बा भी और मुशाहिदा भी, ये दोनों चीज़ें देखिए, मुशाहिदात के क्योंकि आपके फ़न में मुशाहिदा भी झलकता है। मुशाहिदात के बगैर तो आप लिटरेरी वर्क कर ही नहीं सकते। ठीक। तजर्बात तो मुशाहिदात जब इकट्ठे होते हैं ना, तो तख्लीक का अमल शुरू हो जाता है। वाह, क्या उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ज़बरदस्त। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने जब अपने तजर्बात को, यानी आप देखें ना, हम दफ्तर बैठे होते हैं, डेली को कम अज़ कम 100 के करीब आदमी आपसे मिलता है। अच्छा, वो कोई बेचारे का कोई मसला होता है, कोई मसला होता है, कोई किसी का कोई, फिर बाज़ औक़ात सिचुएशन जो है, सिचुएशनल अंदाज से भी आपको लोगों को मिलना पड़ता है। कुछ लोगों के यहाँ जिद्दत होती है, कुछ लोग रवायत परस्त होते हैं, कुछ लोग जज्बाती होते हैं, कुछ धीमे मिजाज के होते हैं। अब ये पूरी एक मैनेजमेंट जो माशरे के रंगारंग ही है, रंगारंग। अच्छा, ये आप और मैं यकीन माने, शायरी जो है ना, शायरी को मैं महज शायरी बराए शायरी नहीं करता। मेरा हमेशा जो मकसद रहा है ना, वो ये है कि शायरी हो या नसर हो, इसके ज़रिए से कोई ना कोई मैसेज दिया जाए। ज़बरदस्त। कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं? मेरी इस वक्त 3 किताबें अल्लाह के फजल व करम से आ चुकी हैं, जिनमें पहली किताब जो थी वो कलाम शफ़क़त है। उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो उर्दू में है, कुछ चंद गज़लें जो हैं वो पंजाबी की हैं। दूसरी जो 2 किताबें हैं वो खालिस पंजाबी में। एक तो सूफियाए कराम के यहाँ 4 मिसरे की एक रवायत थी, वो 4 मिसरे लिखते थे। जी। और 4 मिसरे कम्पैक्ट जो था ना, एक 4 मिसरों की शक्ल में पैगाम देते थे, पूरा मलफूफ हो जाता था वो। मैंने ना कोशिश ये की है कि उस रवायत को कंटिन्यू किया जाए। इसको 4 बैत भी कहते थे। 4 बैत भी, उसको बैत भी कहते थे। जी। तो उस पे मैंने एक तो ये मेरी है किताब, ये जाग जो है, ठीक, ये 4 मिसरों की है। अच्छा। हाँ, जिस तरह बल्कि आपने इस रवायत को जिंदा किया है, कोशिश की है। देखें, जो सूफिया पंजाबी की जो ज़बान है ना, इसमें सूफियाए कराम ने उस लेवल की शायरी कर छोड़ी है ना, कि उसके बाद बहरहाल आप कोशिश करते हैं कि उस तसलसल को बरकरार रखा जाए, कंटिन्यूटी करें। हाँ, वरना उनकी शायरी में जो गहराई है, जो गिराई है, अच्छा जो मज़ामीन हैं उनके, हाँ मेरा ख्याल है कि आब्द और माबूद दोनों का ना एक कंप्लीट पैकेज जो है वो सूफिया की शायरी में मौजूद। कॉलम निगारी के अमूमन मौज़ूआत आपके किस किस्म के होते हैं? मेरे मौज़ूआत सोशल हैं। ठीक। हाँ, वही मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं ये समझता ये हूँ कि जो हमारे तजर्बात और मुशाहिदात हैं उनकी रोशनी में सोसाइटी को एजुकेट किया जाए। हमारी सोसाइटी जो है ना, ये मैंने दौरान मुलाजमत देखा है कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको शायद पूरी डायरेक्शन नहीं देगी। ठीक।
अच्छा, डायरेक्शन देने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जो आपकी सोच के नतीजे में आपके पास कोई ख्यालात हैं, कोई ख्याल है, अहम ख्याल, वो आप पे लाजिम है, क्योंकि वो अमानत है आपके पास, वो आपने अपने मिलने वालों के हवाले करनी है। वाह क्या बात। तो मैं इसी स्पिरिट के साथ जो है वो कॉलम लिखता हूँ। बाकी कोई इस तरह नहीं है कि मैं कोई कॉलमों में भी रूटीन की कोई, यानी जो बाज़ लोग जैसे पॉलिटिक्स पे ये इस तरह के मौज़ूआत पे नहीं लिखते। अच्छा, आपके जो कॉलम्स हैं जो मैंने अमूमन पढ़े भी हैं, नहीं तो कहा ही जाता है कि कॉलम की ज़िंदगी एक दिन की होती है, जिस तरह आपने खुद फरमाया, सियासी हो या किसी मौजू, लेकिन आपके जो कॉलम है वो जब भी पढ़े तो महसूस होता है कि इसमें आज की बात की गई है। जी तो तो ये बात क्या आपकी शायरी में भी है, ये रंग नुमाया है? जी, आपने जो है ना, ये असल आपने अफाकियत की बात की है। देखिए, शायरी होती वो है जो अफाकी शायरी होती ठीक, कि आज जो शायरी पढ़ी जा रही है ना, वो 10 साल या 100 साल बाद भी पढ़ी जाए तो वो लागू हो जी। और अफाकी शायरी वही होती है जो मुआशरती झलक जिसमें होती है, सही, जिसमें मुआशरती झलक हो ना, क्योंकि इंसान जो है ना, यकीनन इर्तिका के अमल के ताबे इंसान में मैच्योरिटी आई है, लिबास बेहतर हुआ है, रहन सहन का अंदाज, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, जो जिबिलत है, जो फितरत है, वो उसका 19-20 का फ़र्क है। आज भी लोगों के आपस के इख्तलाफात हैं, आज भी जो है वो हमारे यहाँ गीबत है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो इश्यूज हैं जिन पे ना बात करने की ज़रूरत है और लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आप लिखेंगे, लिखने से असल बयानिए बनते हैं, नैरेटिव बनता है। हाँ, सही और बयानिए बनाने में अगर आपका रोल हो जाए ना, तो आपके ज़िंदा होने की दलील हो जाए। वाह क्या आप बात की है। अच्छा शफकत साहब, ये फरमाइए, दी बेस्ट शफकत पोएट हैं या कॉलमिस्ट हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि दी बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, बाकी मेरी कोशिश के मुताबिक दोनों चीज़ें जो है ना, वो मैं जो लोग हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया है, दोनों चीज़ों को। अब कॉलम भी मैं कई दफ़ा अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि कई जगह मैं खड़ा होता हूँ तो वो एक बंदा आता है, मुझे कहता है जी आप शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब हैं, मैंने आपका कॉलम देखा था। कुछ कहते हैं जी मैंने आपकी वो सोशल मीडिया पर शायरी सुनी थी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त हालांकि बाज़ औक़ात मैं ये सोचता हूँ और लोगों का भी ख्याल है कि शायद लोग इतना पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं मेरे साथ। ठीक, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये शायद गलत असर है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक, लोग पढ़ते हैं तो ये क्या ना, मैं एक दिन ये सर्विसेज अस्पताल के बाहर खड़ा था, तो एक डॉक्टर थे एंड ही वाज फ्रॉम ये साउथ पंजाब से थे, तो मुझे आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी आप शफकत, मैंने कहा जी, तो वही बात कहने लगे कि जी मैं आपका कॉलम पढ़ता हूँ। वाह, तो आपके कॉलम मुतादिद अखबारात में छपते हैं? मेरे कॉलम मेन जो नेशनल लेवल के अखबार हैं उनमें जो है वो पाकिस्तान और खबरें सोमवार को ना दोनों में यक वक्त मेरा कॉलम छपता है। और रोज़नामा जिन्ना इसके अलावा रोज़नामा जिन्ना है। अच्छा, रोज़नामा ये जो सरजमीन है एक डेली रिपोर्ट फैसलाबाद से छपती है, तो इस तरह के कौम है, यानी 7-8 अखबारें हैं, मशरक में भी छपता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा अब ये मैं क्यों ज़्यादा अखबारों में भेजता हूँ, अगेन मेरा मकसद यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अबलाग जो है। अच्छा, फिर जब मैं सोशल मीडिया पर इसको इसकी तरसील करता हूँ तो मैं एक ही पेज पे सारे नहीं लगाता, मैं हर को अलग-अलग लगाता हूँ, सेपरेट पोस्ट बनाते हैं। तो हाँ, वो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि ताकि जब वो आगे आता है तो हो सकता है आपके पास एक आ जाए, दूसरा अमजद साहब के पास आ जाए, तीसरा उनके पास आ जाए, ताकि मैक्सिमम लोग उसको देखें जी। और हो सकता है कि कोई हमारे पास कोई अच्छी बात हो और वो दूसरों तक पहुँचे। शफकत साहब, आप फेसबुक सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है और अमूमन जो आपके पोस्ट होती हैं उनमें कोई ना कोई पैगाम होता है। इस वक्त जो हमारी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा जो सामना है इस हवाले से एक ख़तरा भी मैं कह सकता हूँ और एक मसले का, वो ये है कि हम बहुत जल्दी बिना तस्दीक तहकीक के जाली ख़बर फेक न्यूज़ फैला देते हैं। आप एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसकी रोकथाम के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो अवेयरनेस है ना, यही जो अभी आपने बात की है ना, इसकी अवेयरनेस पैदा करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि इसमें ना दो आपके हैं एस्पेक्ट्स। एक तो ये है कि जो लोग ये करते हैं ना, उनको मैसेज देना ज़रूरी है कि वो गलत करते हैं,
क्योंकि जब ऐसा तबका जो है वो खुद समझेगा कि हमारी इस हरकत को बुरा समझा जा रहा है, तो सारे हो सकता है बाज ना, लेकिन कुछ ना कुछ बाज आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो सामीन है ना, सामीन, उनको कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है लोगों को, ताकि लोग हर चीज़ को बिला तस्दीक ना मान लें, वो देखें कि क्या इसमें कोई हकीकत भी है या नहीं। अच्छा, अब मसला क्या है कि अगर कोई बग़ैर तस्दीक के बात आप मान लें और उसके नुकसानात मुआशरे के लिए बहुत हो, आपको पता है वो आग लगवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो लोगों में आपस की कशीदगी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को एक दूसरे के बारे में रखना अंदाजी पैदा कर सकते हैं। इवन जो है आप देखें मुल्क व कौम के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। जी। तो क्योंकि ये जो सोशल मीडिया ये थोड़ा सा ऑपरेट अकेला पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा ना, पूरे वर्ल्ड से हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और सारे वर्ल्ड के सारे ममालिक और सारे लोग ना आपके सारे दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं। लिहाजा आपने जो भी चीज़ पढ़नी है ना, उसके बारे में पहले आपने तस्दीक करनी है, उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्ड करना है। वाह। शफकत साहब, इससे पहले कि हम आज की इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, हम चाहेंगे कि हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए आप अपने कलाम से भी नवाजें। मैं आपको एक उर्दू गज़ल पेश करता हूँ और उसके बाद एक पंजाबी। जी, इरशाद। दश्ते जनू में पाँव का छाला न जाएगा। वाह। दश्ते जनू में पाँव का छाला न जाएगा, मेरे स्याह बख्त का हाला न जाएगा। वाह वाह, क्या कहने। एक रोज सबका कूच है ये सच है दोस्तों, एक रोज सबका कूच है ये सच है दोस्तों, ये अमरे वाकई कभी टाला न जाएगा। वाह, क्या बात है। और शेर अर्ज है, जो आफताब निकला है एक खून शब के बाद, जो आफताब निकला है एक खून शब के बाद, तारोज़े हश्र उसका उजाला न जाएगा। वाह वाह वाह। बाहर तू घर से आया ना कर महजबी परी, बाहर तू घर से आया ना कर महजबी परी, मुझसे हजूम शहर संभाला न जाएगा। क्या बात है। और शेर अर्ज है, हर बात दिल की मानना शफकत रवा नहीं, हर बात दिल की मानना शफकत रवा नहीं, ये आस्ती का सांप है पाला न जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। और पंजाबी की एक गजल है कि मैनू ना धुतकारो सजना, मैनू ना धुतकारो सजना, रब दा मैं शाहकारो सजना। वाह। मैनू ना धुतकारो सजना, रब दा मैं शाहकारो सजना, भैन भिरात चाचे मामे, भैन भिरात चाचे मामे, रल के वंडदे भारो सजना, भैन भिरात चाचे मामे, रल के वंडदे भारो सजना, रब दा की संदेसा आया, रब दा की संदेसा आया, अज भी दसे गारो सजना, रब दा की संदेसा आया, अज भी दसे गारो सजना। और आखिरी शेर है, दिल नू फट्टड़ करने दे लई, दिल नू फट्टड़ करने दे लई, अखां कीता वारो सजना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब, आपने उर्दू और पंजाबी कलाम से हमारे सामने नाज़रीन को नवाजा। बड़ी मेहरबानी। शफकत साहब, को आखिरी बात जो आप रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन और कैमरे के ज़रिए हमारे सामने नाज़रीन से करना चाहें। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मुल्क है ना, ये बहरहाल एक हकीकत है कि ये अल्लाह का बड़ा इनाम है, क्योंकि अपना मुल्क अपना ही होता है। इसमें अब देखें, ये पाकिस्तान है और हम यहाँ बैठे हैं, रेडियो पाकिस्तान में बैठे हैं और सारी आवाम से हम मुखातिब हैं। इस तरह की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुल्क की वजह से हैं। अब इस मुल्क ने अगर हमें सारा कुछ दिया है तो कायनात का निज़ाम सारा जो है वो रेसिप्रोकेशन की बुनियाद पे होता है, लिहाजा हमने भी तो मुल्क को देना है ना। बिल्कुल। लिहाजा आपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान। यस। दूसरा सर बात यह है कि एक होता है अमली जिद्दोजहद, एक होता है गुफ्तगू, एक होता है कि आप मॉडल प्रेजेंट करें। हाँ, सही। ताकि पता चले कि यार पाकिस्तानी वाकई इस किस्म का पाकिस्तानी होना चाहिए। शफकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान बने और आपने हमारे सामीन और नाज़रीन से रेडियो पाकिस्तान के कैमरा और माइक्रोफोन के ज़रिए गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस सर। जी, इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को और वीडियो एडिटर असद भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।